दोस्तों मैं आज पहुंचा हुआ हूं बिहार की राजधानी पटना ज़िले में एक दानापुर साइड में प्योर देसी शुद्ध साहिवाल का जो है एक डेयरी फार्म है। काफ़ी अच्छा डेयरी फार्म है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे रख रखाव किया जाता है, इन्होंने क्यों देसी गाय का ही जो पालन शुरू किया, क्यों नहीं एचएफ गाय का पालन शुरू किया। हमने देखा है कि फार्म भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है और कैसे रख रखाव यहाँ का होता है, क्या प्रॉफिट है, दूध कहाँ सेल हो जाता है, कैसे फीडिंग मैनेजमेंट करते हैं, क्या गायों को खिलाते हैं, क्या देते हैं, कैसे देते हैं, कब कब देते हैं, किस तरह से इनका मैनेजमेंट करते हैं, क्या सोच के इन्होंने देसी गाय का ही पालन शुरू किया, सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। तो आइए मैं आपको फार्म विजिट करा देता हूँ कि फार्म में कैसे कैसे मैनेज किया जाता है, सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे दोस्तों। वहाँ पे सामने में जगह है जहाँ पे सर अभी विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वहाँ पे बछिया जो है दिन में बांधी जाती है, दिन में खाना खाने के समय में, दोपहर के टाइम में, ताकि उनको रहने के लिए काफ़ी अच्छा मतलब को बेनिफिट होता है। खुले में भी घूमने के लिए बाहर में, इस फार्म के बाहर में जो जगह है यहाँ पे पुआल रखा हुआ है जो कि इनका भोजन है, मुख्य रूप से चारा है। और यहाँ पे जो पकाने वाला दाना जो दिया जाता है यहाँ पे पका के दिया जाता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे पका के ही दिया जाता है। और पकाने का भी एक अलग प्रभाव होता है, उसका क्या बेनिफिट है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में और भी दिखाऊंगा। सर से जानूंगा कि क्या चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे स्टोर रूम है, यहाँ पे सारी फीडिंग मैनेजमेंट जो है, जितनी भी फीड होती है गायों की रखी जाती है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा आप देख रहे होंगे कि जो भी इनका सेल होता है दूध का, वो बॉटल में पैक करके होता है। यहाँ आप देखेंगे इस बॉटल में जो है पैक करके इसको सेल किया जाता है पटना सिटी में। और किस रेट से सेल किया जाता है वो तो यहाँ के ऑनर यानी कि संचालक ही बता पाएंगे। तो आइए मैं उनसे बात कराता हूँ, आपकी पहचान कराता हूँ कि पहले क्या करते थे और अभी क्यों उन्होंने डेयरी फार्म जो है देसी डेयरी फार्म ही स्टार्ट किया। सर हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? मेरा नाम रमेश यादव है और मैं पेशे से एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ और मुझे कुछ 16 से 18 साल हो गए अभी जॉब में। और उसके बाद 1 साल पहले हमने ये निर्णय लिया कि हम देसी गाय का पालन करेंगे यहाँ अपनी नेवरा दानापुर में। तो सर अक्सर हाँ हमने सुना है कि एचएफ गाय का जो है दूध का तो क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी तो ज़्यादा होता है, इनका क्वालिटी तो अच्छा होता है लेकिन क्वांटिटी कम होता है। तो आपने सर इन पे ही काम करना क्यों शुरू किया, क्यों नहीं एचएफ पे ही शुरू किया? हाँ, इसकी खास वजह यह है कि जो दूध की क्वालिटी है, जो दूध की गुणवत्ता है खासकर, वो अमृत है। इसका दूध जो है इसमें हमें A2 प्रोटीन मिलता है। सबसे पहली बात है जो A2 प्रोटीन होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत ही सुचारू होता है। वो पूरा का पूरा उसमें जो तत्व होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, जो A2 प्रोटीन के अमीनो एसिड्स हैं वो आपके पूरे डाइजेशंस को हेल्प करते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारी बॉडी का भी वही है। तो पूरे के पूरे प्रोटीन्स हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो ये तो मेडिकल बेनिफिट हो गया पूरा हमारा जो दूध हमें जो मिल रहा है, जिस गुणवत्ता का दूध मिल रहा है, उसके ये मेडिकल बेनिफिट्स हैं। और साथ साथ में जब आप देसी गौ पालन करते हैं तो इसके हिडन प्रॉफिट्स भी हैं, वो धीरे धीरे आपको पता चलता है। जैसे कि हम अगर देसी गाय का पालन करेंगे तो यहाँ का जो वातावरण है पूरा ऑक्सीजन से भरा रहेगा, कभी भी किसी तरह से कोई सफोकेशन फील नहीं होती। ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे घंटों बैठे रहें, हमेशा बड़ा आनंद सा माहौल बना रहता है गायों के बीच में। मतलब काफ़ी आपको आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है? हाँ, जब मैं जॉब में था गुड़गांव में, मैं एक बहुत बड़ी टीम लीड कर रहा था और टेलीकॉम कंपनीज़ में, बहुत सारे वेरियस कंपनीज़ में मैंने काम किया। तो जो वहाँ से एक्सपीरियंस मैं लेकर के आया था तो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था उसमें। काम तो चल रहा था हमारा, ऐसा नहीं है कि मतलब काम बहुत ख़राब था या कुछ था, लेकिन जो स्ट्रेस आता था ऑफिस से तो फिर नींद में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी। और सवेरे उठो तो फिर वापस ऑफिस जाना है, तो वही अपना रूटीन एक बन गया था। तो उससे कोई एक विकल्प ढूंढ रहा था मैं। और किसी कृष्णा कृपा की वजह से मेरे पास ये एक छोटा ज़मीन का हिस्सा था जिसमें मुझे लगा कि ये गौपालन कर लेना चाहिए, ताकि एक विकल्प के तौर पे भी हम कर रहे हैं इसको और जो आय आ रही है उससे हम अपना आराम से मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो सर आपने इसकी शुरुआत कितने साल पहले की थी? ये 2 मार्च 2020 में शुरू हुआ, करीब 1 साल पहले। उस समय मैं 9 गाय लेके आया था राजस्थान से आपने? हाँ। तो सर आपने जब राजस्थान से लाया तो उसमें आपको क्या परेशानी? मुझे काफ़ी परेशानियाँ हुई जब हम ट्रैवल कर रहे थे, जब आ रहे थे ट्रांसपोर्ट के दौरान। तो हमें बहुत जगह पे रोका गया, चेक किया गया कि हाँ आप कहीं ये गाय किसी दूसरी वजह के लिए तो नहीं ले जा रहे। मैंने उन लोगों को, जो भी पुलिस की अथॉरिटी थी, उनको भी बड़ा प्यार से मैंने समझाया कि सभी दुधारू गाय हैं, बच्चों के साथ हैं, हम इनको पालने के लिए ले जा रहे हैं। तो वो किसी तरह से फिर मेरे से वो संतुष्ट हुए और उन्होंने मुझे फिर आगे जाने दी। तो सर आपने इसको राजस्थान से लाया तो उस समय में आने में इनको जो यहाँ पे एडजस्टमेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी क्या?
हाँ, शुरू में जो एडेप्टेशन होता है कोई भी चीज़ का, हम भी कहीं पे जाएं अगर अपनी जगह छोड़ करके, जहाँ हम बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं और कोई नई जगह पे जाएं, तो हमें वहाँ का वातावरण, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो वाटर का टेस्ट है, या फिर वायुमंडल की जो वातावरण में जो बहुत सारे जो घटक होते हैं वो हमें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारे साथ भी है, ये गौ माता के साथ भी है। तो मुझे 6 महीने लगे इनको थोड़ा सा दोबारा से जो इनकी कैपेसिटी थी दूध की वो वापस लाने में। इनका मन नहीं लगा, खाने में भी इन्होंने मन नहीं लगाया। फिर थोड़ा हमने जानने की कोशिश की और जो पहले से गौपालक थे उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा जब ये गाय एडजस्ट होगी। फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, किसी को भी टाइम लगता है, तो कॉन्फिडेंस था कि नहीं गाय अब सब सेट हो जाएगी। फिर ये धीरे धीरे जैसे ही इन्होंने मतलब दोबारा से बच्चा देना शुरू किया, यहाँ पे करीब करीब आधी गाय बच्चा दे चुकी है दोबारा से, तो इनका परफॉर्मेंस अब काफ़ी बेहतर है पहले के मुकाबले। तो सर, अब एक इंजीनियर को जो है डायरेक्ट डेयरी फार्म में आना सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है सर, इसको आपने कैसे टैकल किया? इसको मेरे बैकग्राउंड में पहले से ही कहीं ना कहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे दादाजी गाय रखते थे हमेशा गांव में जब थे हम, तो गाय के साथ हमारा पहले से ही एक टच सा बना हुआ था, हृदय से लगाव था एक्चुअली। लेकिन जब हमने ये सोचा कि मैं जब गाय मास लेवल में रखना शुरू करूँगा तो उस समय क्या सिचुएशन बनेगी, पहले से जानकारी नहीं थी मुझे। और जब मैंने इसमें घुसा तो काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ा, जैसे इनके खाने की जो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, गौपालक किस लेवल का होना चाहिए, उनके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह से रख रखाव करना है, साफ़ सफाई पे ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखी एक्चुअली। उसमें हमसे गलतियाँ भी हुई, हमने फिर उससे सुधारा भी। फिर अब इस लेवल पे हैं कि चलो कोई घबराहट नहीं होती कि भाई गाय पाल रहा है एक इंजीनियर, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। धीरे धीरे सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में अभी हमें एक अच्छे लेवल पे हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो अभी आपके पास कितनी पशु है टोटल? अभी टोटल हमारे पास 28 है, 14 गौ माता हैं और काफ़ी थोड़ी बच्चियाँ हैं जो तैयार हो रही हैं और बच्चे हैं सभी। मैं देख पा रहा हूँ सर, आपकी शेड भी काफ़ी अच्छी है सर। ये शेड का हाइट कितना होगा अभी आपका? ये करीब करीब हमारा 10 फीट का है नीचे से, और इसमें हमने मतलब पानी की व्यवस्था की हुई है ताकि जिस समय गौ माता को पानी की ज़रूरत हो तो हमें कहीं दूर से जाना ना पड़े। और वैसे हम 2 बार इसको पानी के लिए छोड़ते हैं यहाँ। तो सर, तो आप अभी आपका दिन का दूध कितना निकल जाता होगा? अभी करीब हमारा एक दिन में 70 लीटर दूध जा रहा है, जो पूरे पटना शहर में हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका सेल आप कैसे करते हैं? इसका सेल अभी हम डायरेक्ट डोर टू डोर करते हैं? हाँ, होम डिलीवरी है हमारी। सारे जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनको हम होम डिलीवरी करवाते हैं। यहाँ से हमारा बॉटल में जाता है, ये हम बॉटल को सील करके और उस पर हमारी एक छोटी सी ब्रांडिंग लग करके लोगों तक पहुँचता है। लोगों तक किस रेट से पहुँचता है सर एवरेज? अभी हम इसको 105 रुपये लीटर दे रहे हैं। 105 रुपये लीटर आप एवरेज अभी दे रहे हैं? हाँ हाँ। तो सर, एक चीज़ और मैं पूछने आपसे भूल गया कि शेड की हाइट तो आपकी 10 फीट है, लेकिन मिनिमम सर कितनी हाइट होनी चाहिए पशुपालक को? अगर 3 फीट और होता, 13 से 14 फीट काफ़ी अच्छा रहता है, जिसमें हम ह्यूमिड को आराम से कैप्चर कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ह्यूमिड जो बन जाता है, बिहार में खासकर ये ह्यूमिड का लेवल काफ़ी है, वो गाय के लिए ठीक नहीं रहा, उस वजह से फिर पशु दूध थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो जब इसका डिज़ाइन हो रहा था उस समय मैंने इस चीज़ को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था मैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैं इसकी हाइट अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ। तो इसकी सर चौड़ाई कितनी होगी अभी आपके फार्म की? करीब करीब ये यहाँ पे 20 फीट है, आराम से इसमें पशु बैठ जाते हैं। हाँ, 20 फीट से लेकर के इधर 60 फीट है, इसमें 14 पशु आराम से गौ माता हमारी। पूरे फार्म की एरिया से कितना होगा आपका? ये यहाँ जो कट्ठा का मापक है, ये 10 कट्ठे का प्लॉट है पूरा। इसमें हमने इधर गोबर भी रखा हुआ है, जो आगे वर्मी कंपोस्ट के लिए हम उसको रेडी कर रहे हैं। हाँ। तो इनके टॉयलेट के साथ भी कोई अभी यूज़ करते हैं क्या? टॉयलेट अभी हम जमा नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 2-3 लोगों ने संपर्क किया है, जो संस्था है जो गौमूत्र पे काम कर रहे हैं। दवाई बन रही है, उससे फिनाइल बन रहा है, डिश क्लीनर है, डिश वॉशर क्लीनर है। जी जी बिल्कुल, उन सब में इसका उपयोग होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल जी सर, अभी हम फीड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आप अभी इनको फीडिंग में क्या क्या देते हैं? इसको फीड में अभी हम जो मौसम के मुताबिक ड्राई फॉडर, जैसे भूसा हो गया गेहूं का, और पराली हो गई, जैसे ये कुट्टी है यहाँ की धान की, तो उस समय ड्राई में यही रहता है। उसके साथ साथ जो हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड फीड जो दे रहे हैं, उसमें दलिया हम खुद पकाते हैं, बाजरा है, उसमें गेहूं है, मक्का है, इसको हम पकाते हैं खुद, और वो भी इनके गोबर से जो गंडे बनते हैं उससे हम इसको सिझाते हैं, ताकि मतलब किसी तरह का गैस पे सिझाना और गोबर से बने हुए गंडे पे सिझाने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। वो दूध की गुणवत्ता उससे बहुत अच्छी बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है। तो आप जो अभी इनको भोजन देते हैं सर, किस हिसाब से देते हैं? कितने केजी के हिसाब से, इनके वजन के हिसाब से? हाँ, इनके जैसे जो गाय करीब करीब 10 लीटर दूध दे रही है, उसको हम
4 से 5 केजी का अनाज ज़रूर देते हैं, दोनों टाइम मिला के 2.5 किलो एक टाइम जो दलिया पकाते हैं। तो सर क्या हरा चारा का भी अपने फैसे व्यवस्था रखा क्या? हमने पीछे हमारा एक खेत है, उसमें हमने पूरा हरा चारा लगाया हुआ है और इनको दोनों वक्त हरा चारा भी दिया जाता है। सर एक और मुख्य सवाल आपसे रह जाता है कि सर इनको मिनरल और कैल्शियम भी आप देते हैं क्या? हाँ, इनको हम कैल्शियम चला रहे हैं। जो गाय दुधारू है उनको 100 ml प्रतिदिन, और जो गाय अभी ड्राई फेज़ में है उनको 50 ml देते हैं। कैल्शियम देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो एक न्यूट्रिशन का लेवल बना करके रखता है, जिससे गाय के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, अपने आप वो रोग से लड़ते रहती हैं। कैल्शियम हो गया, मिनरल मिक्सचर हो रहा है, ये बराबर से इन्हें फीड दिया जाता है। इनमें भी तो काफ़ी मैंने सुना कि रोग की जो है बहुत ही कम आता है, ऐसा भी है? हाँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी तक हमने जो देखा है कि इनमें रोग बहुत ही कम आते हैं अगर इनको हम सही से सारा वातावरण दें, टाइमली खाना खिलाना, टाइमली इनकी सफाई कर देना जगह की, इनको किसी तरह से थोड़ा सा घूमने के लिए भी छोड़ना, तो बहुत ही कम बीमार पड़ती हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार होता है तो हमने अच्छे वेटनरी डॉक्टर्स से संपर्क साधा हुआ है, उनको हम बुलाते हैं। और तरह देखा पशुपालकों के एक और या हमारे कमेंट बॉक्स में भी आता है कि पशुपालकों को सबसे बड़ी समस्या होती है हीटिंग की प्रॉब्लम जो होती है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हीटिंग का कोई प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, जब गौ माता हीट में आती है तो उसको हमें बहुत ही टाइमली अटेंड करना पड़ता है। उसके पास एक टाइम का विंडो है, अगर आपने उसका संवर्धन उस समय नहीं कराया फिर वो टाइम चला जाता है। इसीलिए बुल रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमने एक बुल रखा हुआ है साहिवाल, जिसका नाम अर्जुन है। तो हम ब्रीडिंग उसी से, हम एआई पे नहीं जा रहे हैं। एआई पे आप नहीं जा रहे हैं? हाँ, हमने अपना बुल रखा हुआ है और उससे हमारे पास अभी रिजल्ट्स तो नहीं आए, लेकिन अगले 6 से 9 महीने में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो सर एआई में अभी क्या प्रॉब्लम होता है कि आप एआई पे नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ? एआई में जब डॉक्टर्स को बुलाते हैं तो होता क्या है कि उसमें टाइम का बड़ा फैक्टर है एक्चुअली। जब गाय को पर्टिकुलर टाइम पे आपको संवर्धन करवाना है, जो वो पीक टाइम है, वो टाइम मिस हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो वो है। और दूसरा, जब गाय को एआई करते हैं और जो वो प्रोसेस में गौ माता थोड़ी परेशानी झेलती है एक्चुअली, उसे आनंद नहीं आता, वो भी हमें एक फैक्टर देखना पड़ेगा। तो सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चियाँ भी काफ़ी आपके पास अच्छी है, तो इनको भी क्या आप अभी तैयार कर रहे हैं या इनको सेल करना है, परचेज करना है, ऐसा कुछ है क्या आपके नहीं, पास? अभी इतना कुछ हमने इनके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन यही है कि गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे फार्म की जो बाछी हैं ये आगे तैयार हों। और चीज़ मैं देख पा रहा हूँ सर कि हमने देखा है बहुत सारे फार्म पे जो ये आपने नाद बनाया है, वो हमने देखा है कि एक हेड टू हेड होता है, एक टेल टू टेल होता है। सर उसमें बेटर कौन सा होता है? एक होता है जो जिसमें गाय फेस टू फेस खाती है, बिल्कुल और एक बैक फेस करके खाती है। बिल्कुल। तो एक्चुअली अगर हम फेस टू फेस बनाते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे को कम रिसोर्सेस में ज़्यादा हम उपयोगिता ले सकते हैं, उपयोगिता ले सकते हैं। तो होना यही चाहिए कि फेस टू फेस होना चाहिए, फेस टू फेस ही उनको मतलब बनाना चाहिए। हाँ, हमारे पास अभी गौ माता की संख्या कम है, इस वजह से आपने इस तरह का भी हाँ, काफ़ी अच्छा है सर, मैं देख पा रहा हूँ। वॉल से लगाकर इसको उस कंफर्टेबल हाइट पे एडजस्ट किया है ताकि इन्हें कोई परेशानी। आपके नाद का इसका 2.5 फीट है, 2.5 फीट नाद है। और चौड़ाई सर कितना होगा? चौड़ाई इसका है 2 फीट। सर आपसे बातें करके हमको बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी सुकून भी मिला आपके फार्म पे आके, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि ऑक्सीजन का वातावरण बना रहता है। बिल्कुल हमने ऐसा अनुभव भी किया सर कि एक इंजीनियर को डेयरी फार्म में आना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ से सीखे और बिल्कुल ही आगे बढ़े। सर आप हमारे नए पशुपालक, यदि कोई नया पशुपालक है डेयरी फार्म को खोलना चाहे, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी जो भी आज की डेट में गौपालन में आना चाहता है, डेयरी फार्मिंग में आना चाहता है, उसको थोड़ा सा प्लान करके आना पड़ेगा। कि ऐसे नहीं कि देखा देखी हमने कर लिया सिर्फ, उसमें आपको पहले ये स्टडी करना पड़ेगा। पहले आप 6 महीना 3 महीना जा कर के देखिए, लोगों से मिलिए जो गौपालन कर रहे हैं, जिन्होंने डेयरी फार्मिंग की हुई है। वहाँ आप एक रिसर्च प्लान बनाइए, अपना एक प्लान आउट कीजिए कि किस तरह से आपको वो फिट रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही सतर्कता का वो है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग देखा देखी में शुरू कर लेते हैं, फिर हमें कभी कभी नुकसान भी पड़ जाता है कि हम दूध को मार्केट कहाँ करेंगे, उसके बाद फिर हमने गाय कैसे सिलेक्ट कर ली, कहाँ से लानी है, किस तरह से। तो जैसे हम कहीं पढ़ाई करने जाते हैं उसी तरह से ये डेयरी फार्मिंग भी, इसमें आप कैसे भी नहीं कर सकते, आपको बहुत ही डिसिप्लिन अनुशासन से ही चलना पड़ेगा। मैं यही सलाह देना चाहता हूँ सभी अपने न्यू कमर्स को, जो भी इसमें आना चाहते हैं, कि आप आगे देसी गौ पालन का ही चयन कीजिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स बहुत हैं, रोग कम लग रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि हमेशा साल में बच्चे दे देती हैं, और जो दूध मिलता है वो तो बहुत ही उत्तम अमृत समान है। अगर कोई इसका दूध का सेवन कर रहा है पर्टिकुलरली, तो उसे कोई भी किसी तरह की बीमारी होनी ही नहीं है।
पहले ये गाय ही डॉक्टर थी हमारी, जो हमने अब मिस कर रहे हैं और इतनी बीमारियां हमारी बढ़ गई। मैं समझता हूँ कि सर देसी गौपालन का काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो पालक को जो है घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपका इसमें क्या विचार है सर? नहीं, घबराने से तो माहौल और ख़राब हो जाएगा। जो आप अच्छा करने जा रहे हो वो भी आपका ख़राब है। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, फिर आपके धीरे धीरे जब देखेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि गऊ अपने आप में ही बहुत समझदार है, ये आपको खुद बताने लगेगी कि सिखाने लगेगी किस तरह से इनका। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल आप आगे फंसे नहीं, आप बिल्कुल संतुष्ट है इस चीज़ से? नहीं, ऐसा कहीं मेरे उसमें जहन में नहीं है कि मैंने कोई गलत स्टेप ले लिया। मैं काफ़ी आनंद फील कर रहा हूँ इस चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे और कीमती समय भी दिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।